हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री क्लास 6 का अध्याय 7 पढ़ेंगे। पिछले 6 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अध्याय 7 का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। यानी मौर्य साम्राज्य का एक सम्राट हुआ था बहुत महान, जिसका नाम था अशोक। उसने युद्ध का त्याग कर दिया था। अब क्यों किया था ये हम आगे पढ़ेंगे। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। ये रोशन है और इसको अपने जन्मदिन पर दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वे बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? हम देखते हैं नोटों पर एक तरफ तो गांधी जी का चित्र बना होता है और दूसरी तरफ छोटे छोटे 3 शेर बने होते हैं। तो ये क्या है, इनको हम आगे देखते हैं। तो ये जो चित्र दिख रहा है ये शेरों वाला शीर्ष स्तंभ है। इस पे 4 शेर बने हुए हैं, 3 तो ये आगे दिख रहे हैं और एक पीछे हैं। ये अशोक का स्तंभ है जो उसके स्तंभ से लिया गया है ये, और यही हमारे नोटों पर होता है। एक बहुत बड़ा राज्य यानी एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। तो ये जो चित्र दिख रहा है ना आपको, ये पत्थर पर काटकर बनाया गया है और ये किस पर स्थापित है? सारनाथ स्तंभ पर। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। अब इसके जैसे कई अभिलेख मिले हैं और किसके कहने पर मिले हैं? अशोक के कहने पर। इसके पहले कि हम ये जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। यानी उनका जो राज्य था उसे साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है कि इस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अशोक के दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और कब की थी? तो लगभग 2300 साल पहले। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। तो ये जो मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ था ये चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त को साथ में लेकर किया था। यानी सहायता किसकी मिली थी? कौटिल्य की। अब इसका एक नाम और मिलता है विष्णुगुप्त, चाणक्य का ही। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अब ये देखो क्या क्वेश्चन बन रहा है कि चाणक्य की किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो चाणक्य की। ये कोई अर्थशास्त्र नाम से है, पैसे वाली किताब नहीं है। यह है राजनीतिक विज्ञान। मौर्य काल का जो राजनीतिक प्रशासन था उसके बारे में बताया गया है इसमें। अब देखो वंश किसे कहते हैं? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। और मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने की स्थापना की, फिर उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ अशोक, और उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। देखो साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। यानी इसमें बहुत सारे नगर थे और उसके प्रमुख कौन थे? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। देखो तक्षशिला कहाँ का था? उत्तर, ये उत्तर है और इधर पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत, यानी उत्तरी भारत से नीचे दक्षिणी भारत जाने का मार्ग था उज्जैन। और शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे।
साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। जैसे आज भी होता है, अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग पोशाक पहनते हैं, ऐसे ही तब होता करता था। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? देखो, राज्य और साम्राज्य में क्या भिन्नता है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, ये बड़ा होता है साम्राज्य, और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए साम्राज्य राज्य से बड़ा होता है। देखो, ये एक मैप दिया गया है और इसमें जिन जिन जगहों पर लाल लाल निशान है ना, वो वहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं। और देखो, इसमें मनसेहरा, शाहबाजगढ़ी, और ये कालसी, टोपरा, मेरठ, लुम्बिनी, गुज्जर, कौशाम्बी, सांची, सोपारा, मास्की, ब्रह्मगिरी, ये सब जगह जितने भी लाल लाल पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे सब जगह अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन, यानी अशोक का जो साम्राज्य था उसका प्रशासन कैसा था। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। अब देखो, ये क्वेश्चन बन सकता है कि मौर्य साम्राज्य में सम्राट का सीधा नियंत्रण कहाँ था? तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। किसकी नियुक्ति करता था? अधिकारियों की, जो उनसे कर लेकर आते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के पास जासूस अधिकारियों कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। यानी सब पर तो सम्राट नियंत्रण रखता था और सम्राट के नीचे जितने भी होते थे वो सब अधिकारी होते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। अब देखो, ये क्वेश्चन बन सकता है कि मौर्य साम्राज्य में राजकुमारों को कहाँ क्या बनाकर भेजा जाता था? तो राज्यपाल बनाकर, राज्यपाल यानी गवर्नर। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। देखो, अर्थशास्त्र में ये लिख रहा है कि उत्तर पश्चिम यानी उत्तर दिशा और पश्चिम, इधर तो कंबल के लिए, और दक्षिण भारत जो है सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अभी नजराना क्या है? ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम कि नजराना किसे कहते थे। देखो, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। यानी तोहफे वगैरह देते हैं ना, गिफ्ट वगैरह, उनको ही नजराने कहते हैं, जो कभी भी और अपनी इच्छा से दे दिए जाते हैं। और कर तो क्या होता था? नियमित रूप से दिया जाता था। अब देखो, राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया, और ये मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसके बारे में भी काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है। हम यहाँ उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। देखो, मेगस्थनीज ने क्या कहा। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं।
कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। यानी तो एक प्रशिक्षित तोते सम्राट के सर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते हैं। अब ये क्वेश्चन ही बन सकता है कि राजा कौन सी महिलाओं से घिरे रहते थे, तो हथियारबंद, या राजा के आसपास कौन होता था, तो हथियारबंद महिलाएं। वे हमेशा इस बात से डरते रहते थे कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था ना कि कोई भी उनकी हत्या कर सकता है और कोई भी उनके ऊपर नज़र रख सकता है। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, तो देखो पाटलिपुत्र को वर्तमान नाम क्या है, पटना। उसके बारे में क्या कहा मेगास्थनीज ने, ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंट से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, काठ यानी लकड़ी से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो ये किसके बारे में बताया है, पाटलिपुत्र शहर के बारे में। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में हैं। कौन सी भाषा में, प्राकृत, और लिपि कौन सी है, ब्राह्मणी। ये ध्यान रखना है आपको। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो भी वर्तमान में उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम कलिंग था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। यानी जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ, उसे देखकर उन्हें युद्ध से घृणा हो गई थी और उन्होंने निर्णय कर लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। उसके बारे में वो एक बात और बताते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, यानी इस अभिलेख में वो कलिंग युद्ध के बारे में बता रहे हैं। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय की। अभी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने साल बाद कलिंग का युद्ध हुआ था, तो राजा बनने के 8 साल बाद। लगभग 1.5 लाख बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से भी ज़्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे पढ़ाया जाए। अब ये धम्म क्या है, तो धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, यानी प्राकृत भाषा में धर्म को ही धम्म कहते थे। तो ये इसने एक अभिलेख में बताया है। अब ये उत्कृष्ट पॉलिश वाला पत्थर है। इस मूर्ति को ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है, यानी मौर्यकाल में जो स्तंभ था अशोक का उसका एक हिस्सा है ये, और अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। वर्तमान में ये राष्ट्रपति भवन में रखी हुई है। अशोक का धम्म क्या था, यानी अशोक का धम्म जो संस्कृत का धर्म से बना है वो क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य है कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे, यानी जो अशोक थे वो बौद्ध थे और बुद्ध के उपदेशों से वो प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवर की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने ये महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है।
इसलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि अशोक ने किस अधिकारी की नियुक्ति की थी, तो धम्म महामत की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे, यानी अधिकारी भी लगा दिए कि वो उन संदेशों को पढ़ कर सुनाएं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। अभी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से मुल्कों में दूत भेजे थे, तो सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ये सारी बातें उन्होंने अपने अपने अभिलेखों और शिलालेखों में लिखवा रखी हैं। अब देखो, ये ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में दिखाया गया है, यानी आरंभिक ब्राह्मणी, ये देवनागरी हिंदी है, ये बांग्ला में ए ऐसा लिखा जाता है, मलयालम में ऐसा लिखा जाता है और तमिल में। तो ये सभी क्या है, ए अक्षर हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते, जब उनके बच्चों का विवाह होता, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, ये इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वे ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है, यानी उसने क्या अपने प्रजा को संदेश दिया था वो बताया इसमें। यह है कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। यानी ये जो कर्मकांड करते हैं ये सही नहीं है। ये काम करो, अपने दासों पर दया करो, जीवों पर दया करो, ब्राह्मणों को दान दो। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। यानी अपने धर्म की प्रशंसा मत करो और दूसरे के धर्म की निंदा भी मत करो। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वे वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये किसने कही है? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अशोक के धम्म के बारे में। अब लेसन तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी वसूलते थे। तो क्या वसूलते थे? हमने पढ़ा था ना, तो वहाँ पर अधिकारी कर वसूला करते थे। और राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में के रूप में भेजा जाता था। तो किस रूप में भेजा जाता था? राज्यपाल या गवर्नर, हमने पढ़ा था ना इसके बारे में, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण क्या जानते थे? नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को दिया करते थे। तो क्या देते थे वो? नजराना। बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। अब हम देखते हैं क्या हमने उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। तो ये गलत है, क्योंकि उत्तर पश्चिम में तो हमने पढ़ा था तक्षशिला था, उज्जैन तो उत्तर से दक्षिण का मार्ग प्रदान करता था। तो ये गलत हो गया। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तो ये बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए। तो ये तो गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र में तो कौटिल्य के विचार लिखे गए हैं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। कलिंग तो उड़ीसा तट का प्राचीन नाम था। तो ये भी गलत है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में। तो ये सही है, हमने देखा था ना, प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। तो आज का लेसन इतना ही, और आपने पूरा लेसन देखा होगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।